महिला सिपाही के द्वारा हम वर्ड के यूज करने पर इंस्पेक्टर के दिमाग में उस औरत के द्वारा कही गई बात क्लिक हो गई थी और उसने रेड बिल्डिंग में किसी और भी आदमी के होने की आशंका जाहिर करते हुए फिर से सर्च अभियान चलाने का आदेश दे दिया था। जब वो सिपाही फिर से रेड बिल्डिंग में सर्च अभियान चलाने जा रहे थे, तब मीरा और उस औरत के चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उनका कोई राज खुलने वाला है। इंस्पेक्टर ने दो महिला सिपाहियों को उस औरत के पास छोड़ दिया था। बाकी अन्य सिपाहियों को लेकर वो रेड बिल्डिंग की तरफ बढ़ा ही था कि तभी वहां पर उस औरत की चीखती हुई आवाज सुनाई पड़ी। रुक जाओ, तुम लोग अगर रेड बिल्डिंग के अंदर गए भी तो समझ लेना, इसका गला काट दूंगी मैं। उस आवाज को सुनकर जब इंस्पेक्टर ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया उस औरत ने उनकी एक सिपाही के गले पर चाकू रखा हुआ था। इंस्पेक्टर को समझ ही नहीं आया कि आखिर में उसके पास चाकू पहुंचा तो पहुंचा कैसे, क्योंकि ना तो वहां पर पहले से कोई चाकू रखा हुआ दिखाई पड़ा था और ना ही वहां पर कोई बाहरी आदमी अंदर आया था। फिर वो चाकू उस औरत के पास पहुंचा कैसे? ये सोचने वाली बात थी, लेकिन इस बारे में पता लगाने से पहले उसे अपनी सिपाही की जान बचानी थी। चुपचाप उसकी गर्दन से चाकू हटा ले, वरना गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर ने गन निकालकर उस औरत की ओर तान दी थी, लेकिन उस महिला को इंस्पेक्टर की धमकी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आत्मघाती बन चुकी थी। चुप कर, अगर इससे आगे एक शब्द भी बोला तो इसका गला काट दूंगी। तू जानता नहीं मेरे को मैं कौन हूं। अपना मुंह बंद करके चुपचाप पीछे हट जा। इस औरत ने इंस्पेक्टर को हड़काते हुए कहा और फिर मीरा की ओर देखते हुए बोली, तू साहब को फोन लगा और बता कि इधर कुछ ठुल्ले आए हुए हैं, उनको इधर से दूर करे। उस औरत के मुंह से साहब शब्द सुनकर अब इंस्पेक्टर और ज्यादा चौंक गया था। वो समझ चुका था कि बात सिर्फ इस औरत और मीरा तक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी इन्वॉल्व है जिसे ये लोग साहब कहकर पुकार रहे हैं। और इससे ये बात भी साफ हो चुकी थी कि ये दोनों आपस में मिले भी हुए हैं। अच्छा, तो तुम्हारे ऊपर भी कोई है जो इसमें इन्वॉल्व है? बहुत बढ़िया, अच्छा किया उसका नाम ले लिया, अब उसको भी घसीट कर ले जाऊंगा। इंस्पेक्टर ने उस औरत की ओर देखकर धमकी देते हुए कहा और उसके धमकी देने के बाद उस औरत ने हंसना शुरू कर दिया था। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। कुछ नहीं कर पाएगा तू इंस्पेक्टर मेरे साहब का। तू क्या, तेरे जैसे 25 उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। थोड़ी देर वेट कर, अभी तेरे डीजीपी का फोन आएगा तेरे पास। उस महिला ने हंसते हुए इंस्पेक्टर से कहा और फिर मीरा की ओर देखते हुए बोली, तू फोन करना मीरा, मेरा मुंह क्यों देख रहा है? मीरा को औरत बार बार डांट रही थी और मीरा गुमसुम सा चेहरा लेकर खड़ा हुआ था। वो पहले ही साहब को फोन ट्राई कर चुका था, लेकिन जब साहब का फोन बंद आ रहा था तो वो क्या जवाब देता? जब उस औरत ने फिर से मीरा को हड़काते हुए अपनी बात रखी, तब मीरा ने धीमे से उससे बोला, साहब का फोन बंद आ रहा है। मीरा के इतना कहते ही उस औरत का चेहरा उतर गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक साहब का फोन बंद नहीं हुआ है, तो उनका फोन बंद कैसे हो सकता है? वो औरत चीखती हुई बोली, साहब का फोन बंद आ रहा है, तू सरेंडर कर दे, साहब बाद में हमें छुड़ा लेंगे, प्लीज। मीरा उस औरत से निवेदन करते हुए बोला, तेरा दिमाग खराब है क्या मीरा? तू पागल तो नहीं हो गया है? मीरा ने जब सरेंडर की बात कही तो वो औरत चीखती हुई बोली। उसे लग रहा था कि शायद मीरा उससे झूठ बोल रहा है। मैं पागल नहीं, तू पागल हो चुकी है। साहब हमें छोड़ चुके हैं और अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सरेंडर कर दे। मीरा ने जब दोबारा ये बात कही तो वो औरत अब की थोड़ा सा ठिठक गई थी। साहब ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये राज बाहर आया तो बहुतों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जरूर साहब किसी मुसीबत में फंसे होंगे, इसलिए उनका फोन बंद होगा। वो औरत बड़बड़ाती हुई बोली और फिर इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए कहा, अगर तूने एक भी कदम अंदर बढ़ाने की कोशिश की इंस्पेक्टर, तो समझ लेना तेरी इस छोकरी का गला काट दूंगी मैं। कहकर उसने वो चाकू महिला सिपाही के गले पर रेत दिया था। जैसे ही उसने वो चाकू उस महिला सिपाही के गले पर रेता कि उसके गले से खून की धारा छूट गई थी
खून की धारा निकलते देख वहां मौजूद एक सिपाही ने निशाना साधकर उस औरत के ऊपर गोली चला दी। ठाय की आवाज से पूरा हॉल गूंज गया था। गोली सीधा जाकर उसके माथे से टकराई और वो औरत दूर जा गिरी थी। अचानक से गोली चलने की वजह से वहां मौजूद सारे लोग कांप गए थे। उस औरत को मरा देखकर मीरा का भी खून खौल गया था। उसने दौड़कर वो चाकू उठाकर उस महिला सिपाही को मारना चाहा। तब तक एक गोली उसके पेट में भी आकर घुस गई थी। अब की बार गोली इंस्पेक्टर ने चलाई थी। मेंटल हॉस्पिटल के अंदर 2 बार गोली चलने से वहां पर भगदड़ मच गई थी। वहां जितने भी मेंटल पेशेंट एडमिट थे, सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे थे। वहां मौजूद रानी और विक्रम भी वहां से भागकर दूसरी ओर हो गए थे। उन्होंने जिग्नेश को मारकर जो हंगामा खड़ा कर दिया था, उसमें उन्हें खुद फंसने का डर सताने लगा था। ये क्या हो गया विक्रम? अब तो हम दोनों फंस जाएंगे इसमें। रानी रोती हुई बोली। उसे लगा था कि वो लोग जिग्नेश को मार देंगे और लोग इसे पिशाचिनी के द्वारा की गई हत्या मानकर छोड़ देंगे, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं था कि उसके बाद इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता था। हमें यहाँ से निकलना होगा। हमारे दोनों हैंडलर जिग्नेश और मीणा मारे जा चुके हैं। अब हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। और वैसे भी तुमने सुना ना, वो औरत अरुणाचल प्रदेश का नाम ले रही थी, तो जरूर इसमें सिंडिकेट भी इन्वॉल्व होगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। विक्रम ने रानी से इतना कहा और उसे लेकर अपने कमरे में चला गया। मीणा और वो औरत मारे जा चुके थे। वो औरत कौन थी, किसका राज छुपाने की कोशिश कर रही थी, इसका खुलासा आगे की जांच में होना बाकी था। उस इंस्पेक्टर ने मेंटल हॉस्पिटल की सिचुएशन के बारे में अपने सीनियर्स को बता दिया था और वहां पर और पुलिस कर्मियों को बुलाया जा चुका था। वो इंस्पेक्टर उन दोनों की लाशों के पास अपने कुछ सिपाहियों को छोड़कर वहां से रेड बिल्डिंग की तरफ निकल चुका था। मेंटल हॉस्पिटल में गोली चलने की बात मीडिया के कानों तक भी पहुंच चुकी थी और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स एंड लोकल यूट्यूबर वहां पर इस घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंच चुके थे। वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक रखा था। बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा हो रहा था और अंदर पुलिस रेड बिल्डिंग की तलाशी ले रही थी। कुछ देर पहले जब वो इंस्पेक्टर उस औरत और मीडिया से पूछताछ कर रहा था, ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ बुद्धा मार्शल आर्ट्स के कॉरिडोर में खड़ा सुकृति के भेजे गए मैसेज देख रहा था। सुकृति ने उसमें एक वॉइस नोट भी भेजा था। सिद्धार्थ ने जैसे ही वो वॉइस नोट ओपन किया, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई थी। सिद्धार्थ, तुम कहाँ हो? पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तुम्हें ढूंढते हुए वो घर भी आए थे, लेकिन करण भैया के दबाव के आगे उन्हें वापस जाना पड़ा। वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं सिद्धार्थ। प्लीज बी सेफ एंड मैसेज सुनकर मुझे कॉल मत करना। हो सकता है मेरे कॉल ट्रेस किया जा रहा हो। इतना मैसेज सुनने के बाद सिद्धार्थ को बहुत टेंशन हो गई थी। उसके दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी कि जो लोग नकली पुलिसकर्मी भेजकर उसे जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं, वो सुकृति को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे हर हाल में सुकृति को सेफ करना होगा, सिद्धार्थ अपने आप से बुदबुदाते हुए बोला और फिर वहां से निकलकर बीरेन से मिलने चला गया। बीरेन अभी भी आदित्य के कमरे में ही था। उसने बहुत दिनों बाद अपने बेटे के कमरे में प्रवेश किया था, इसलिए वो वहां से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। क्या हुआ सिद्धार्थ? तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। सिद्धार्थ को वहां आया देखकर बीरेन ने सवाल किया। उसके बाद सिद्धार्थ ने अपने वहां आने का कारण बताते हुए बीरेन को वो रिकॉर्डिंग सुना दी थी और जिसे सुनकर बीरेन के भी चेहरे का रंग बदल गया था। तुम चिंता ना करो सिद्धार्थ, मैं अपने आदमियों को भेजकर अभी सुकृति के बारे में पता करता हूँ एंड अपना फोन बंद कर दो। सुकृति को मैं यहाँ का कोई नया नंबर भिजवाता हूँ। बीरेन सिद्धार्थ को दिलासा देते हुए बोला। सुकृति का वॉइस नोट सुनकर बीरेन को भी डर लगने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि भले ही करणवीर बहुत पैसे वाला आदमी है, लेकिन जब सिस्टम ही इसके पीछे इन्वॉल्व है तो फिर उसका पैसा बेकार हो जाएगा। सिद्धार्थ को दिलासा देने के बाद वीरेन ने अपने किसी आदमी को फोन करके सुकृति का एड्रेस बता दिया था और जाकर उसका पता लगाने को कह दिया था। दिल्ली के एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रिया सर झुकाए हुए बैठी हुई थी। सिद्धार्थ ही अकेला इंसान नहीं था जिसकी जिंदगी ने इतनी तेज करवट ली थी, बल्कि उसके साथ साथ रिया की भी जिंदगी ने करवट ले ली थी। कहाँ वो एक सफल दवा कंपनी और होटल बिजनेस की मालकिन थी,
और कहाँ अचानक से जिंदगी ने इतनी तेज करवट बदली कि आज वो बेहोश पड़े जगत प्रसाद माथुर के सामने मायूस सी बैठी हुई थी। तभी वहां पर अमन आ गया था। अमन का चेहरा उतरा हुआ था और साथ ही साथ उसके चेहरे पर पसीने भी छूट रहे थे। क्या हुआ अमन? उसको इस तरह से हांफते देखकर रिया ने सवाल किया। मैम, सिद्धार्थ के बारे में एक न्यूज है। अमन ने रिया माथुर की ओर देखते हुए कहा। कैसी न्यूज? क्या हुआ सिद्धार्थ को? रिया ने चौंकते हुए सवाल किया। उसके सवाल करने के बाद जब अमन ने उसको ये बताया कि पुलिस सिद्धार्थ को ढूंढ रही है और वो लापता हो चुका है, तो रिया चौंक गई थी। जगत प्रसाद माथुर की खराब तबीयत और इन्वेस्टर्स के साथ लगातार मीटिंग्स की वजह से रिया सिद्धार्थ का हालचाल ही नहीं ले पाई थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल होगा, क्योंकि अगर सिद्धार्थ को कोई परेशानी होती तो सिद्धार्थ उसे फोन जरूर करता। अब रिया की चिंता दोगुनी हो चली थी, क्योंकि सिद्धार्थ का गायब होना उसकी कंपनी के साथ साथ उसकी जिंदगी को भी डिस्टर्ब करने वाला था, क्योंकि वो सिद्धार्थ से प्यार जो करने लगी थी। सिद्धार्थ सुकृति के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, रिया सिद्धार्थ के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। प्रेम का जो त्रिकोण बन रहा था वो आगे जाकर क्या गुल खिलाने वाला था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। लेकिन जयपुर मेंटल हॉस्पिटल में जो खुलासा होने जा रहा था वो सिद्धार्थ, रिया, सुकृति सबकी जिंदगी को बदल कर रख देने वाला था। मीरा और उस औरत को मारने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों के साथ रेड बिल्डिंग को खंगाल रहा था कि तभी वहां पर एक सिपाही की आवाज सुनाई पड़ी। सर, यहाँ आइए। उसकी आवाज सुनकर इंस्पेक्टर तेजी से उस तरफ भागा और जब वहां पहुंचकर उसने सामने का दृश्य देखा तो उसकी हैरानी कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मामला उससे भी ज्यादा गहरा हो चुका था जितना उस इंस्पेक्टर ने सोच रखा था। आखिर क्या देखा था उस इंस्पेक्टर ने रेड बिल्डिंग में? और क्या सच में मंडरा रहा है सुकृति के ऊपर कोई खतरा, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई और राज? क्या होने वाला है सिद्धार्थ के साथ? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।